हेलो। आज हम रियासतों का एकीकरण एवं राज्यों का पुनर्गठन यानी कैसे हुआ था उसके बारे में हम बिंदुवार चर्चा करते हैं। भारत के एकीकरण के लिए निम्न स्तरों पर प्रयास किए गए। अब वो स्तर क्या थे? पहला था रियासतों का एकीकरण हुआ है। दूसरा यूरोपीय यानी फ्रांसीसी व पुर्तगाली उपनिवेशों का भारत में विलय, कुछ अन्य क्षेत्रों का भारत में किस प्रकार विलय, और अंत में है हमारा तथा राज्यों का पुनर्गठन यानी उनकी सीमाओं का किस तरीके से ध्यान रखा गया है। अब देखिए रियासतों का एकीकरण। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली द्वारा घोषणा की गई कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस आईओए को ख़त्म कर दिया जाएगा। आईओए के अनुसार देशी रियासतों के पास 3 ही विकल्प होंगे। या तो स्वतंत्र बने रहने के लिए पहला विकल्प था, दूसरा भारत डोमिनियन में शामिल हो, या फिर पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल हो। जून 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नवगठित रियासी मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार लिया। इस विभाग के सचिव के पद पर बीपी मेनन की नियुक्ति की गई। अधिकतर देशी रियासतों ने 15 अगस्त से पहले ही भारत में विलय को स्वीकार कर लिया, किंतु 3 ऐसी रियासतें बच गई जो विलय के लिए तैयार नहीं थी। पहली थी जम्मू एंड कश्मीर रियासत, दूसरी जूनागढ़ और तीसरी हैदराबाद। ये जूनागढ़ रियासत गुजरात में है, हैदराबाद और कश्मीर। अब देखिए कश्मीर की उस समय जो पॉपुलेशन थी, मुस्लिम आबादी थी, वो 77.11, हिंदू आबादी 20.12 और सिख व बौद्ध 2.77% आबादी। कश्मीर के शासक यानी हरि सिंह जो हिंदू शासक थे, और कश्मीर के मुख्यमंत्री मेहर चंद महाजन थे। कश्मीर का राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो नेता था वो था शेख अब्दुल्ला। अब देखिए महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे, किंतु 22 अक्टूबर 1947 को कबायली छापेमारों ने अकबर खान के नेतृत्व में कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। अकबर खान को पाकिस्तानी सैनिकों का समर्थन था। उस समय कश्मीर में लोकप्रिय राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला थे। इस आक्रमण के बाद हरि सिंह ने भारत से सहायता की अपील की, किंतु तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को यह मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि व्यवस्था इंटरनेशनल लीगल सिस्टम के अनुसार भारत तब तक कश्मीर को सैन्य सहायता नहीं दे सकता जब तक कि वह तक औपचारिक रूप से कश्मीर का विलय भारत के साथ नहीं हो जाता। भारत सरकार से सहायता लेने के लिए कश्मीर के मुख्यमंत्री मेहर चंद ने नेहरू जी से भेंट की, किंतु नेहरू जी जब तक सहायता देने के लिए सहमत नहीं हुए जब तक राज्य के प्रमुख राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला ने नेहरू जी से कोई यह आश्वासन नहीं दिया कि राज्य में पृथक संविधान तथा उसके तहत संवैधानिक शासन की शर्त पर वह और उसका दल कश्मीर को भारत के साथ सम्मिलित किए जाने के पक्ष में है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नेहरू जी ने सैन्य सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसी के साथ 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। इस समझौते के शीघ्र बाद भारत ने अपनी सैन्य टुकड़ियां भेजी और श्रीनगर से आक्रमणकारियों को खाली करा दिया। भारत की सेना ने कश्मीर रियासत का 2/3 भाग पर कब्जा कर लिया, किंतु 1/3 भाग पर पाकिस्तान का कब्जा बना रहा, जिसे आज हम ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। भारत सरकार ने 30 दिसंबर 1947 को यह मामला यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया। यूएनओ ने 13 दिसंबर 1947 को युद्धबंदी की घोषणा कर दी। यूएनओ ने कश्मीर पर अपना निर्णय 1951 में सुनाया। इसके अनुसार कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाए। पीओके से पाकिस्तान अपनी सेनाओं को वापस बुलाएगा। जनमत संग्रह श्रीनगर के प्रशासन के अंतर्गत कराया जाएगा, किंतु पाकिस्तान ने यह शर्त पूरी नहीं की, अतः भारत के द्वारा भी जनमत संग्रह नहीं कराया गया। यानी उन्होंने अपनी सेना ही नहीं हटाई तो भारत ने भी जनमत संग्रह नहीं कराया। अब ये नक्शा देखिए, अक्साई चीन है या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू कश्मीर राज्य में संविधान निर्माण हेतु जनता द्वारा प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा का निर्माण हुआ और 1951 में जम्मू कश्मीर का संविधान सभा की बैठक हुई। फरवरी 1954 में जम्मू कश्मीर का विलय भारत में
संविधान द्वारा कर दिया गया। 17 नवंबर 1957 में राज्य ने पृथक संविधान की अंगीकार किया और 26 नवंबर 1927 को लागू कर दिया। नए संविधान को लागू हो जाने के बाद संविधान सभा ने खुद को भंग कर दिया। नोट: 26 जुलाई 1957 को गुलाम बख्शी मोहम्मद को जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री वजीर आजम के रूप में शपथ दिलाई गई। युवराज करण सिंह को दूसरी अवधि के लिए निर्विरोध राष्ट्रपति सदर-ए-रियासत चुना गया। ये थी हमारी कश्मीर की समस्या। अब जो थी हैदराबाद की, हैदराबाद की समस्या और समाधान। हैदराबाद का शासक निज़ाम मुस्लिम मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन (MIM) इस्लामिक संगठन निज़ाम द्वारा स्थापित था। रजाकार, जिसे वॉलंटियर कहते हैं, इन मुस्लिम सैन्य संगठन स्वैच्छिक कार्यकर्ता थे। लगभग इनकी संख्या थी 1,50,000। भारत सरकार ने इस गुप्त सैन्य कार्रवाई का नाम ऑपरेशन पोलो रखा, क्योंकि उस समय हैदराबाद में शेष भारत के किसी स्थान की तुलना में पोलो खेलने के मैदान अधिक थे, इसलिए ऑपरेशन पोलो रखा गया। ये क्षेत्र है हमारा हैदराबाद वाला। अब देखिए, मेजर जनरल एल एंड्रयूज हैदराबाद रियासत के फौज के कमांडर थे। इधर मेजर जनरल GN चौधरी भारतीय सेना के कमांडर थे और लायक अली हैदराबाद के प्रधानमंत्री थे। यह भारत की सबसे बड़ी रियासत है जिसका निजाम शासक मुसलमान था, जबकि राज्य की अधिकांश जनता हिंदू थी। 29 नवंबर 1947 को निजाम ने हैदराबाद में भारतीय संघ से 1 वर्ष के लिए यथास्थिति की संधि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट नामक अस्थायी समझौता कर लिया। इसके बाद इसके अनुसार हैदराबाद के नवाब द्वारा हैदराबाद में प्रतिनिधि संस्थाओं रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस के विकास के लिए काम किया जाना जाता है, किंतु नवाब के द्वारा क्रूर दमन को प्रोत्साहन दिया गया। उसने कई वर्ष पूर्व स्वयं द्वारा स्थापित इस्लामिक संगठन मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन (MIM) का उपयोग किया और आंदोलनकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए रजाकार सैनिकों का उपयोग किया। रजाकार वॉलंटियर या स्वैच्छिक कार्यकर्ता एक मुस्लिम सैन्य संगठन था जिसमें 1,50,000 सैनिक थे। ये निजाम द्वारा MIM के पक्ष में कार्य करते थे। हैदराबाद के भारत के साथ एकीकरण के खिलाफ थे। रजाकारों ने राज्य की हिंदू जनता पर भयंकर अत्याचार किया, जिससे हैदराबाद में एक प्रकार की अव्यवस्था पैदा हो गई। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने सैन्य कार्रवाई मेन मिलिट्री एक्शन मिलिट्री ऑपरेशन को आवश्यक समझा और 13 सितंबर 1948 को भारतीय सैनिक हैदराबाद रियासत में प्रवेश कर गए। निजाम ने सुरक्षा परिषद में गुहार लगाई। UN के दबाव के बाद भारत सरकार ने यह घोषणा की कि यह लड़ाई की क्रिया एक्शन और नहीं बल्कि एक पुलिस कार्रवाई है जिसका उद्देश्य रियासत के भीतर शांति और स्थिरता पैदा करना है। बाद में 3 दिन के 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत की फौज के कमांडर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने भारतीय सैन्य कमांडर मेजर जनरल GN चौधरी के पक्ष के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। हैदराबाद के मामले को मेजर जनरल GN चौधरी के नियंत्रण में रखा गया और वहां का सैनिक गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। इस प्रकार हैदराबाद को भारतीय संघ में मिला लिया गया। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के संविधान में हैदराबाद को भाग 6 के अंतर्गत राज्य की स्थिति प्रदान की गई तथा निजाम को उसका राज प्रमुख बना दिया गया। 1956 में 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। इसका मराठी भाषी भाग मराठवाड़ बम्बई में, कन्नड़ भाषा भाग मैसूर में, तेलुगु भाषी भाग तेलंगाना आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया। ये 7वें संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया। अब देखिए, ये तो था हमारे भारतीय यूरोपीय उपनिवेशों का विलय। एक जूनागढ़ का भी है। तो जूनागढ़ में अधिकांश जनसंख्या हिंदुओं की थी और वहाँ का शासक था जो कि मुस्लिम था और वो पाकिस्तान में मिलना चाहता, लेकिन वहाँ की जनता भारत में के पक्ष में और वो पाकिस्तान भाग गया। अब देखिए हमारा यूरोपीय उपनिवेशों का भारत में विलय। भारत में 2 यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे, एक तो थे पुर्तगाल और एक था फ्रांस। पुर्तगाली उपनिवेशों के देखिए, पुर्तगाली उपनिवेश हमारे पास 4। पहले दादर नागर हवेली। अब देखिए दादर नागर हवेली की लोकेशन दमन, दीव और गोवा, यानी भारत के पश्चिमी तट या मुंबई के आसपास का क्षेत्र ही पुर्तगाली उपनिवेश का क्षेत्र रहा है।
पुर्तगाल अपने उपनिवेशों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वह इन उपनिवेशों को राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक मानता था। स्थिति को बदलते हुए देखकर 1951 में पुर्तगाल ने अपने संविधान संशोधन करके इन उपनिवेश क्षेत्रों को अपने राज्यों का दर्जा दे दिया, ताकि इन पर उनका नियंत्रण वैधानिक हो जाए। किंतु इन क्षेत्रों की जनता को पुर्तगाली शासन स्वीकार नहीं था। सबसे पहले जुलाई 1954 में दादर और नागर हवेली में जन आक्रोश भड़का और जनता ने पुर्तगाल के शासन को उखाड़ फेंका। पुर्तगाल ने दमन से अपनी सेनाएं दादर नगर हवेली भेजने का प्रयास किया, किंतु भारतीय सेनाओं ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि दोनों क्षेत्रों के बीच भारतीय भूभाग पड़ता था। अब देखिए, इस तरीके का ये था कि दमन और दीव के बीच में मान लीजिए कोई घटना होती है, लेकिन इस बीच में भारतीय भूभाग था। ऐसी स्थिति में एक तरफ दूसरी तरफ सेनाएं नहीं जा सकी, इस वजह से ये भारत में विलय हुआ। पुर्तगाल ने इससे नाराज होकर भारत के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्रवाई शुरू कर दी, ताकि भारत को इस वाद के लिए बाध्य कर सके कि उसकी सेनाओं को भारत के रास्ते का प्रयोग करते हुए उसके क्षेत्र तक पहुंचने दिया जाए। अदालत ने 1960 में पुर्तगाल की इस मांग को खारिज कर दिया और फैसला दिया कि भारत की कार्रवाई अपने अधिकारों के ही अनुरूप है और उसे पुर्तगाल की सेनाओं को अपने क्षेत्र में घुसने से मना करने का पूरा अधिकार था। इसके बाद 1961 में भारत के संविधान में संशोधन किया गया तथा दादर नागर हवेली को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में शामिल कर लिया, यानी यूनियन टेरिटरी के रूप में शामिल कर लिया गया। गोवा दमन दीव का प्रश्न ज़्यादा जटिल था। 15 अगस्त 1955 को 5000 अहिंसक प्रदर्शनकारियों ने पुर्तगाल शासन के खिलाफ एक जुलूस निकाला, जिसमें पुर्तगाली अधिकारियों ने गोलियां चलाई। इस घटना में 22 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। दिसंबर 1960 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने पुर्तगाल का यह दावा खारिज कर दिया कि उसके समुद्र पारीय इलाके में ओवरसीज पैसेंजर उसके प्रांत प्रोविंस तथा उन क्षेत्रों को गैर स्वशासित राज्य क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध किया है। नेहरू की इच्छा थी कि इस समस्या का समाधान बातचीत के जरिए ही निकाला जाना चाहिए, किंतु 1961 में पुर्तगालियों द्वारा अगोल अफ्रीका में क्रांतिकारियों का क्रूर दमन किए जाने से भारतीय जनता की भावनाएं भड़क गई तथा भारत सरकार पर सैनिक कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया। अफ्रीकी नेताओं ने नेहरू से सैन्य कार्रवाई करने का निवेदन किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसा करने से अफ्रीका को भी शोषण से मुक्ति की राह मिलेगी। अमेरिका कोशिश कर रहा था बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान निकाला जाए, किंतु जब इसका प्रयास ही विफल हो गया तो 18 दिसंबर 1961 को भारतीयों से पुर्तगाली क्षेत्रों में पृष्ठ हो गई। पुर्तगाल इस मामले की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले गया, किंतु भारत को अपनी सेनाएं तुरंत वापस बुलाने का आदेश के लिए प्रस्तुत किया गया संकल्प सोवियत संघ के वीटो के कारण खारिज हो गया। एक ही दिन बाद 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रक्रिया ने भारत से यूरोपीय उपनिवेशवाद को अंतिम चिन्ह को भी हटा दिया। जानते हुए रहे कि पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले उपनिवेश 1510 में गोवा में स्थापित किया, सबसे अंत में 1961 से भारत से गए थे, यानी सबसे पहले भी आए थे, सबसे लास्ट में गए थे। शुरू में गोवा दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में रखा गया, परंतु आगे चलकर 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया गया, जबकि दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश ही बने रहे। फ्रांसीसी उपनिवेश। अब फ्रांसीसी उपनिवेश कौन से हैं देखते हैं। फ्रांस के पास कई क्षेत्र ऐसे थे जो भारत को प्राप्त हुए थे। देखिए, एक था मछलीपट्टनम, एक था कोझिकोड, सूरत, बम्बई, मद्रास, उड़ीसा। ये अक्टूबर 1947 में भारत को प्राप्त हो गए थे। इसके बाद भी फ्रांस के पास 5 ऐसे क्षेत्र थे जो फ्रांस के नियंत्रण में रहे। एक तो था पुदुचेरी, कराईकल, यनम, माहे और चंद्रनगर। अब चंद्रनगर देखिए पश्चिम बंगाल में है, यनम, पुदुचेरी, कराईकल, माहे, इनकी आप लोकेशन देख लीजिए। फ्रांस के इन क्षेत्रों का विलय जनमत संग्रह के माध्यम से किया जाना था। पहला जनमत संग्रह 19 जून 1949 को चंद्रनगर में हुआ, जिसमें कुल 7,577 मत पड़े और भारत के पक्ष में 7,463, फ्रांस के पक्ष में 114 मत पड़े। परिणाम स्वरूप 14 अगस्त 1949 को व्यावहारिक तौर पर डिफैक्टो चंद्रनगर भारत का हिस्सा बन गया। 2 मई 1950 को यह कानूनी वैधानिक तौर पर भारत में शामिल हो गया। 2 अक्टूबर 1955 को इसे पश्चिम बंगाल का हिस्सा बना दिया गया। फ्रांस के शेष उपनिवेशों में स्थिति इतनी सहज नहीं रही। कुछ फ्रांस समर्थक अधिकारियों ने अपनी प्रशासनिक ताकत का दुरुपयोग करते हुए उन समूहों का दमन करना शुरू कर दिया जो भारत के साथ विलय के पक्ष में थे। इस दमनकारी प्रक्रिया के विरुद्ध जनता में भारी आक्रोश पैदा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 1954 में यनम व माहे में भारत समर्थक समूहों ने प्रशासन पर कब्जा कर लिया। इसी वर्ष 1954 में अक्टूबर में कराकाइल और पांडिचेरी में जनमत संग्रह कराया गया, जिसका
परिणाम भारतीय पक्ष में रहा। 1 नवंबर 1954 को इन चारों क्षेत्रों का व्यवहारिक नियंत्रण भारत को प्राप्त हो गया। 1956 में भारत और फ्रांस के मध्य संधि हुई और मई 1962 में इस संधि को फ्रांसीसी संसद द्वारा समर्थित रेक्टिफाई हो जाने के बाद भारत को इन क्षेत्रों में वैधानिक नियंत्रण भी प्राप्त हो गया। कुछ अन्य क्षेत्रों का भारत में विलय हुआ है। भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं भारत सरकार ने धीरे धीरे अर्जित किए, भारतीय क्षेत्रों का हिस्सा बनाया। ऐसे प्रमुख क्षेत्र देखिए, एक तो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह और सिक्किम। 3 ऐसे क्षेत्र हैं। देखिए, सिक्किम तो हमारे उत्तरी क्षेत्र में आता है, जबकि लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का विलय। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य धारा से प्राय कटा हुआ था। ऐतिहासिक रूप से राजेंद्र चोल सेकंड यानी 1014 से 1042 तक इन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात इस स्थान की संस्कृति पर भारत का कुछ प्रभाव दिखाई पड़ता है। हालांकि यह प्रभाव प्राय सीमित ही था। आधुनिक काल में डेनमार्क ने 1755 में सबसे पहले इन क्षेत्रों पर कब्जा किया। आगे चलकर 1868 में डेनमार्क ने यह अधिकार ब्रिटेन को भेज दिया तथा तब से यह क्षेत्र ब्रिटेन का हिस्सा बन गया। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को भारतीय स्वाधीनता सेनानियों को भारत से दूर करने के लिए सेलुलर जेल के रूप में प्रयोग किया, जिसे प्राय काला पानी कहा जाता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान की मदद से आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी ने कुछ समय के लिए इस पर शासन किया, किंतु ब्रिटेन ने युद्ध समाप्ति के बाद अक्टूबर 45 में इन क्षेत्रों पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया था या ले लिया था। जब भारत स्वाधीन हुआ तब अंग्रेजों ने घोषणा की कि वे आंग्ल भारतीय तथा आंग्ल वनियों के लिए इन क्षेत्रों पर एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, किंतु भारतीय जनता व नेताओं के भारी दबाव के कारण उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। भारतीय संविधान ने शुरू में ही अंडमान निकोबार को भारत का हिस्सा बनाने पर बल दिया। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ भारत संविधान में अंडमान निकोबार को विशेष स्थिति को देखते हुए इसे भाग 6 राज्यों में रखा गया। आगे चलकर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में इसे संघ राज्य क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है। लक्षद्वीप का विलय। यह द्वीप भी भारत की मुख्य धारा से कटा हुआ था। तब इसे 15 अगस्त 1947 के कई दिनों बाद तक भारत की स्वाधीनता की सूचना भी प्राप्त नहीं हुई थी। सरदार वल्लभ पटेल को आशंका हुई कि मुस्लिम जनता के बहुसंख्यक होने के आधार पर कहीं पाकिस्तान इस क्षेत्र पर अपना दावा न ठोक दे, इसलिए पटेल ने भारतीय नौसेना का एक जहाज लक्षद्वीप भेजा ताकि वहां भारतीय ध्वजा फहराया जा सके। भारतीय ध्वज फहराने के कुछ घंटे बाद उस क्षेत्र में कुछ पाकिस्तानी जहाज देखे गए, किंतु भारतीय ध्वजों को देखकर बिना संघर्ष किए वे वापस लौट गए। लक्षद्वीप को आरंभ में मद्रास राज्य का हिस्सा बनाया गया। आगे चलकर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। लक्षद्वीप का मूल नाम लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिनीद्वीप समूह था। 1 नवंबर 1973 को इसका नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। अब देखिए सिक्किम का विलय। सिक्किम का विलय ब्रिटिश शासन के दौरान सिक्किम भारतीय रियासत थी। इसका शासक वंशानुगत होता था, जिसे चोंग्याल कहा जाता था। भारत की स्वाधीनता के समय सिक्किम की जनता सिक्किम का विलय भारत के साथ करना चाहती, किंतु राजा के शासन तथा कुछ अन्य कारणों से ऐसा नहीं हो सका। ब्रिटिश साम्राज्य खत्म होने के बाद सिक्किम और भारत सरकार के मध्य एक संधि हुई, जिसके तहत भारत सरकार ने सिक्किम के विदेशी मामले प्रतिरक्षा संचार अपने हाथ में ले लिए। मई 1974 में सिक्किम कांग्रेस ने लोकतंत्र की ओर एक बड़ा कदम उठाते चोंग्याल के शासन की समाप्ति का निर्णय किया। इसके अनुरूप सिक्किम की विधानसभा ने सिक्किम शासन अधिनियम 1974 पारित किया। चोंग्याल पर दबाव डाला गया कि वह इस अधिनियम को स्वीकृति प्रदान करे। इस अधिनियम के आधार पर सिक्किम राज्य की प्रभावी शक्ति विधानसभा के पास चली गई तथा चोंग्याल सिर्फ संवैधानिक अध्यक्ष रह गया। सिक्किम विधानसभा ने इसी समय एक संकल्प पारित किया, जिसमें भारत के संसदीय तंत्र, आर्थिक, राजनीतिक संख्याओं में सिक्किम का प्रतिनिधित्व रखने की इच्छा प्रकट की। इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए भारतीय संसद ने 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 पारित किया, जिसके अंतर्गत निम्न उपबंध दिए गए। पहला उपबंध था सिक्किम भारत राज्य क्षेत्र का भाग ही नहीं बल्कि एक सहयोगी राज्य होगा। सिक्किम राज्य भारतीय संसद के दोनों सदनों में अपने 2 प्रतिनिधि भेजने को अधिकारी होगा, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार और वे सभी अधिकार व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो भारत के सांसदों के पास हैं। सिक्किम सरकार के पास उन सभी विषयों के लिए अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी जिनका प्रावधान भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची में नहीं किया गया। सिक्किम के विदेशी मामला, प्रतिरक्षा, संचार, कल्याण का दायित्व भारत सरकार को होगा। सिक्किम के लोगों को अधिकार होगा कि वे भारत की उच्च शिक्षा संस्थाओं, राजनीतिक संस्थाओं तथा अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल हो सकेंगे।
जब भारतीय संसद 35वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करने की प्रक्रिया में थे, तब चोंग्याल ने इसका विरोध करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आग्रह किया कि वे भारत की इस कार्रवाई को विरोध करें। इससे सिक्किम की जनता बेहद नाराज हुई और परिणामस्वरूप सिक्किम विधानसभा ने 10 अप्रैल 1975 को संकल्प पारित करके चोंग्याल की संस्था को पूर्णतः समाप्त कर दिया तथा सिक्किम को भारत की संगठक इकाई बनाने की प्रतिबद्धता दर्शाई। विधानसभा का यह संकल्प सिक्किम की जनता के अनुमोदन के लिए पेश किया गया, जिसे जनता ने भारी बहुमत से स्वीकार किया। इसके बाद सिक्किम के मुख्यमंत्री ने भारत सरकार से औपचारिक अनुरोध किया कि वे इस जनमत संग्रह के परिणाम को क्रियान्वित करें। इसके उत्तर में भारत की संसद ने 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 पारित किया, जिसके तहत सिक्किम को भारत को अन्य राज्यों के समक्ष बनाया गया। इसके साथ ही अनुच्छेद 371(6) भी सम्मिलित किया गया, जिसमें सिक्किम का प्रशासन के सामने कुछ विशेष उपबंध किए गए। सिक्किम के भारतीय संघ में विलय को लेकर एक संवैधानिक प्रश्न ध्यान देने योग्य। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1970 के अंतर्गत इसे सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था, किंतु यह दर्जा संविधान की पहली अनुसूची में उल्लेखित नहीं था। पहली अनुसूची के अनुसार इसे या तो राज्य का दर्जा दिया जा सकता है या केंद्र शासित प्रदेश, किंतु संसद ने इन दोनों से प्रत्यक्ष सहयोगी राज्य का दर्जा दिया। उस समय कई संविधानविदों ने संसद के इस निर्णय को आलोचना की। अब यह आलोचना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि संसद ने अगले ही साल 1975 में संविधान के 36वें संशोधन के अंतर्गत सहयोगी राज्य का दर्जा समाप्त करके सिक्किम को राज्य की सूची में शामिल किया। तार्किक आधारों पर राज्य का पुनर्गठन। अब देखिए 1949 में संविधान सभा में भारत का जो राज्य क्षेत्र निर्धारित किया गया, उसमें 4 प्रकार के राज्य भारत भाग क, भाग ख, ग और घ। अब भाग क में पश्चिम बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और पंजाब, ये 9 राज्य थे। जबकि ख में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मैसूर, मध्य प्रांत, विंध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, पटियाला व पूर्वी पंजाब, यानी इसमें भी 9 थे। भाग ग अजमेर, भोपाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, बिलासपुर, कूच बिहार, कच्छ, ये 10। और ये घ में अंडमान निकोबार या अर्जित राज्य क्षेत्र यदि कोई था तो ये भाग है। इसमें उन राज्यों को शामिल किया गया जो भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांत कहे गए थे और जिनमें ब्रिटिश सरकार गवर्नर नियुक्त किया करती थी। ख में इसमें बड़े आकार की रियासतों को रखा गया, जैसे हैदराबाद, मैसूर। गए इसमें कुछ छोटी रियासतें तथा ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया गया जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर के अधीन प्रशासित होने वाले राज्य थे। और गए इसमें वो राज्य क्षेत्र थे जिन्हें विदेशों से अर्जित किया गया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इत्यादि। अब है धर आयोग, जून 1948 में। इसके हेड थे, मुख्य थे एस के धर, और रिपोर्ट इन्होंने दिसंबर 1948 में दी थी। देश के अंदर विशेष रूप से दक्षिण भारत में मांग उठने लगी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। जून 1948 में भाषाई प्रांत आयोग यानी धर आयोग का गठन एस के धर की अध्यक्षता में किया गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर न होकर प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर होना चाहिए। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने से राष्ट्रीय एकता को खतरा, प्रशासनिक असुविधा उत्पन्न हो सकती है। इस आयोग के बाद अत्यधिक असंतोष फैल गया। फिर आए 1948 में JVP समिति, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, अप्रैल आई। अब रिपोर्ट आई 1949 में। धर आयोग से जनता असंतुष्ट थी, खासतौर पर दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर यह समस्या जटिल थी। इस समस्या को सुलझाने के लिए JVP समिति का गठन किया गया। इस समिति में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे। इस समिति का गठन दिसंबर 48 में हुआ। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में सौंपी। कहा गया कि अभी कुछ वर्षों के लिए भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्थित कर देना चाहिए। समिति ने तर्क दिया कि पहले देश की सुरक्षा, एकता और आर्थिक संपन्नता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके बावजूद समिति ने कहा कि यदि आंध्र प्रदेश की मांग करने वाले यदि मद्रास शहर की मांग न करे तो आंध्र प्रदेश का गठन किया जा सकता है। 19 अक्टूबर 1952 को विख्यात स्वतंत्रता सेनानी और दिग्गज कांग्रेस कार्यकर्ता पोटी श्रीमालू ने अलग आंध्र प्रदेश की मांग पर अनशन कर दिया और 58 दिनों के अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इससे जनता में आक्रोश, हिंसा और दंगे। उसके बाद केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश की मांग को 16 तेलुगु भाषी जिले रायलसीमा क्षेत्र को शामिल किया, बिना मद्रास शहर के एक नया आंध्र प्रदेश की मांग को स्वीकार किया। 1 अक्टूबर 1953 को अंततः आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आया। इसके बाद मद्रास के बचे हुए क्षेत्र को तमिल भाषी राज्य के रूप में रखा गया। 1969 में इसका नाम तमिलनाडु कर दिया गया। अब राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग आ गया। जस्टिस फजल अली थे, मेंबर थे KM पणिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू। रिपोर्ट अक्टूबर 1955 में आई। इस आयोग का गठन दिसंबर 53 में
संघ के सभी राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित प्रश्नों की जांच करने को कहा गया है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1955 में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में इस बात का व्यापक रूप से स्वीकार किया गया कि राज्यों का पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जा सकता है, लेकिन इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इसमें मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को प्रमुखता से दी जानी चाहिए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में भारतीय राज्य क्षेत्र निम्न थे। अब देखिए, केंद्र शासित प्रदेश तो थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल, लंकाद्वीप, मिनीद्वीप जिसे लक्षद्वीप कहते हैं, मणिपुर और त्रिपुरा। जबकि राज्य में पश्चिम बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मैसूर, आंध्र प्रदेश, केरल। राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया, किंतु यह नियम हर मामले में लागू नहीं किया गया। बम्बई तथा पंजाब को भाषा के आधार पर गठित नहीं किया गया। अब आंध्र प्रदेश आता है। 1953 आंध्र प्रदेश राज्य ने 1953 से इसका गठन किया गया। मद्रास राज्य 16 तेलुगु भाषी जिलों और रायलसीमा क्षेत्र को शामिल कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इसमें मद्रास शहर को शामिल नहीं किया गया था। इसकी राजधानी कुर्नूल थी। इसका उच्च न्यायालय गुंटूर में स्थापित किया गया था। आंध्र प्रदेश का नाम बदलकर आंध्र प्रदेश कर दिया गया। आंध्र का नाम बदलकर आंध्र प्रदेश कर दिया गया। पूर्वी हैदराबाद के तेलंगाना क्षेत्र को जोड़कर इसका विस्तार किया गया। केरल 1956, इसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत केरल राज्य का गठन किया गया। मद्रास राज्य के मालाबार जिले के साथ त्रावणकोर तथा कोच्चिन सम्मिलित किए गए थे। दक्षिणी कन्नड़ के करसोगेड क्षेत्र को केरल में शामिल किया गया। मद्रास 1956, इसे राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत मद्रास राज्य का गठन किया। त्रावणकोर के दक्षिणी सिरे कन्याकुमारी जिला को मद्रास के साथ जोड़ दिया गया। 1969 में मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। मैसूर 1956, इसे राज्य का पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत मैसूर राज्य का गठन किया गया। पुर्ज राज्य, दक्षिणी बम्बई तथा पश्चिमी हैदराबाद राज्य को जोड़कर मैसूर का गठन है। 1973 में मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। पंजाब 1956 के तहत पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया। पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्यों की यूनियन का विलय पंजाब राज्य में किया गया। बम्बई 1956, इसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत बम्बई का गठन किया गया। सौराष्ट्र कच्छ मध्य प्रदेश के नागपुर मंडल में मराठा भाषी भाग, हैदराबाद में मराठावाड़ा क्षेत्र को जोड़कर इसका क्षेत्र विस्तार किया गया। राज्य का दक्षिणी जिला मैसूर को स्थानांतरित किया गया। आगे चलकर 1960 में बम्बई का विभाजन वर्तमान महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में कर दिया गया। वर्तमान बम्बई का परिवर्तित नाम मुंबई है। मध्य प्रदेश 1956, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल का विलय मध्य प्रदेश में किया गया। इसका नागपुर मंडल के मराठी भाषी जिलों को बम्बई जिलों राज्यों को स्थानांतरित किया गया। राजस्थान अजमेर मेवाड़ राज्य को जोड़कर राजस्थान का विस्तार किया गया। असम 1956 में इसकी सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। बिहार में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया इनकी सीमाओं में। जम्मू कश्मीर इनकी सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। उड़ीसा कोई सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया 1956 के अनुसार। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब आता है हमारा यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र अथवा केंद्र शासित प्रदेश। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस भाग है राज्यों की सूची से निकालकर संघ शासित क्षेत्र बनाया गया। लक्षद्वीप मिनीद्वीप समूह 1956 में मद्रास राज्य के जो भाग क में था उसे अलग करके संघ से शासित क्षेत्र प्रदेश बनाया गया। 1973 में इसका नाम बदल गया लक्षद्वीप कर दिया गया। दिल्ली, इसे भाग गए राज्यों की सूची में निकालकर संघ शासित क्षेत्र बनाया गया। हिमाचल, इसे गैर राज्यों की सूची से निकालकर यूनियन टेरिटरी बनाया गया संघ शासित क्षेत्र पर। मणिपुर, इसे भाग गए जो राज्यों की सूची निकालकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। बाद में इसमें भी परिवर्तन हुए हैं। त्रिपुरा, इसी प्रकार गै से निकालकर यूनियन टेरिटरी बनाया गया, संघ शासित क्षेत्र प्रदेश बनाया गया। 1956 के भारतीय राज्य क्षेत्र का पुनर्गठन। आज राज्यों की संख्या बढ़ते बढ़ते 14 से 28 हो गई। अभी भी कई राज्य मांगे उठाई जा रही। संघ शासित प्रदेशों की संख्या 6 से बढ़ाकर 9 की है। 1956 अब तक के संबंध में जो घटनाएं घटी वो इस प्रकार है। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात। 1960 में द्विभाषी राज्य बम्बई को 2 पृथक राज्यों में विभक्त किया गया। महाराष्ट्र मराठी भाषाओं के लिए, गुजरात गुजराती भाषी लोगों के लिए बनाया गया। बम्बई नगर महाराष्ट्र को मिला। अहमदाबाद को गुजरात की राजधानी बना दिया गया। यह बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के माध्यम से किया गया। 15वां राज्य हमारा गुजरात बना। 1962 में नागालैंड, इस राज्य का गठन नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 तहत किया गया। 1 दिसंबर 1963 से लागू हुआ। नागालैंड का निर्माण असम राज्य से अलग किया गया। पहले यह 6ठी अनुसूची में शामिल जनजातीय क्षेत्र था। 1963 में नागा पहाड़ियों असम के बाहर के
तो इन संघ क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड का गठन किया गया और उससे 16वां राज्य बना। 1966 पंजाब ऐसा राज्य था जिसका गठन पुनः भाषा के आधार पर नहीं किया गया। 17वां राज्य हरियाणा बना 1966 में। अकाली दल के नेता मास्टर तारकचंद जनसंघ के नेतृत्व में कुछ हिंदू संगठनों ने भाषा के मुद्दे को पर आधारित पर आंदोलन चलाए। सहयोग 1966 की सिफारिश पर 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पंजाबी तथा हिंदी भाषी राज्यों को विभाजन पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के माध्यम से किया गया। पंजाब से नवनिर्मित शहर चंडीगढ़ को पंजाब तथा हरियाणा की संयुक्त राजधानी बना दिया गया। 1970 हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के तहत केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल को राज्य का दर्जा दिया गया, जो 25 जन 1971 को लागू किया गया और 18वां राज्य बना। 71 मेघालय, इससे सर्वप्रथम 22वें संविधान संशोधन 1969 द्वारा असम राज्य के भीतर एक उप राज्य या स्वायत्त राज्य के रूप में पृथक किया गया। इसके बाद उत्तर पूर्वी पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जो कि 21 जनवरी 1972 को लागू और 21वां राज्य मेघालय बना। 1971 मणिपुर त्रिपुरा, पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा मणिपुर एवं त्रिपुरा दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा दिया गया। इस अधिनियम के तहत मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिन्हें NEFA नॉर्थ ईस्ट ऑर्थर रीजन्स के नाम से जाना जाता था। 19वां राज्य मणिपुर, 20वां राज्य त्रिपुरा बना। 1974 सिक्किम, पहले 35वें संविधान संशोधन 1974 के सिक्किम को सहयोगी राज्य के रूप में भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया। फिर 36वें संविधान संशोधन के तहत संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 22वां राज्य बना सिक्किम। 1986 मिजोरम, 20 फरवरी 1987 से लागू। पहले 1971 के पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मिजोरम को संघ से प्रदेश बनाया गया था। 1986 में मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 के तहत मिजोरम को ये पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यह निर्माण 1986 में एक समझौते के आधार पर हुआ, जिस पर भारत सरकार मिजो नेशनल फ्रंट ने हस्ताक्षर किए थे। इसने 2 दशक से चले आ रहे राजद्रोह को समाप्त कर दिया और 23वां राज्य बना हमारा मिजोरम। अब देखिए 1986 अरुणाचल प्रदेश, 20 फरवरी 1987 से पहले 1971 के पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत अरुणाचल प्रदेश को संघ शासित क्षेत्र बनाया गया। 1986 में अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश बना। 1987 गोवा दमन व दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के माध्यम से दमन व दीव से गोवा को पृथक करके राज्य बनाया गया और वो राज्य बना 25वां, वो था गोवा। 2000 छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश के 16 जिलों को मिलाकर किया गया और 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़। ऐसे ही 9 नवंबर को 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को पृथक कर उत्तराखंड का निर्माण किया गया। पहले उत्तरांचल था, अब इसे उत्तराखंड कहा जाता है। 27वां राज्य बना। इसी तरीके से 15 नवंबर 2000 को बिहार के 18 जिलों को मिलाकर झारखंड का निर्माण किया गया और वो भी बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत और 28वां राज्य बना झारखंड। यानी 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, ये लगातार 15 दिन में 3 राज्यों का हुआ था। पहले हमारा बना था, देख लीजिए, छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से और झारखंड बिहार से। 2014 में तेलंगाना, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया और 29वां राज्य बना तेलंगाना। विभिन्न क्षेत्रों के नामों में परिवर्तन भी हुए हैं, वो किस प्रकार है देखें। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम परिवर्तन करके उत्तर प्रदेश किया। मद्रास राज्य का नाम परिवर्तन अधिनियम 1968 के तहत मद्रास का नाम तमिलनाडु किया गया। 14 जनवरी 1969 से लागू हुआ। 1973 में मैसूर राज्य परिवर्तन अधिनियम 1973 के तहत मैसूर का नाम कर्नाटक किया गया। 1973 में लक्षद्वीप, मिनिकॉय व अमिनी द्वीप का नाम लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, मिनिकॉय व अमिनी द्वीप समूह अधिनियम नाम परिवर्तन 1973 के तहत किया गया। 69वीं यानी 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी NCT दिल्ली रखा गया। यह बदलाव 1992 में लागू हुआ। इस प्रकार हमारा जो ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम और ये राज्यों में किस प्रकार रियासतों का एकीकरण है और ये
और राज्यों का पुनर्गठन किस वर्तमान स्थिति तक हुआ है वो आपने इस वीडियो में देखा, और आप इसे समझ के साथ नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी को जारी रखें, जब तक नहीं रुके, जब तक आप कहीं सेट नहीं हो जाए। धन्यवाद।